नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 1 के विषय में चर्चा करेंगे और इस अध्याय में दिए गए महत्वपूर्ण धाराओं पर भी बात करेंगे। इस अधिनियम के धारा 1 में इस अधिनियम के नाम और लागू होने की तिथि और ये कहाँ कहाँ लागू होता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस संहिता को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जाना जाता है और यह संहिता दिनांक 1 अप्रैल 1974 से लागू है और यह पूरे भारतवर्ष में लागू होता है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके, और नागालैंड राज्य में भी यह संहिता पूरी तरह से लागू नहीं होता है बल्कि आंशिक रूप से सिर्फ इसके कुछ अध्याय ही लागू होते हैं, जैसे कि अध्याय 8, 10 और 11 यही 3 अध्याय नागालैंड में लागू होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो जनजातीय क्षेत्र हैं भारतवर्ष में, वहाँ भी यह अधिनियम लागू नहीं होता है। और आगे यदि हम इसके धारा 2 पर बात करें तो धारा 2 में इस अधिनियम में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है और धारा 2 में कुल 26 शब्दों की परिभाषा दी गई है और ये सभी परिभाषाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दी हुई हैं, अल्फ़ाबेटिकली ABCD के क्रम में दिया हुआ है। और सबसे पहले इसमें B अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस यानी जमानतीय अपराध किसे कहते हैं, इसके बारे में धारा 2 की पहली परिभाषा में बताया गया है। इस परिभाषा में जमानतीय अपराध के विषय में यह बताया गया है कि जमानतीय अपराध वे अपराध होते हैं जिनके संबंध में इसी संहिता की अनुसूची 1 में जमानतीय बताया गया है, और अजमानतीय अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस वे होते हैं जो इस सूची में जमानतीय अपराध नहीं होते हैं। और यह परिभाषा बहुत ही सटीक है, बहुत ही उचित परिभाषा दी गई है, क्योंकि जमानतीय अपराध की कोई परिभाषा दी भी नहीं जा सकती है। भारतीय दंड संहिता में दिए गए अपराधों का वर्गीकरण किया गया है और उन्हीं अपराधों के विषय में बताया गया है कि आईपीसी की कौन सी धारा जमानतीय है, कौन सी धारा अजमानतीय है, या कौन सा अपराध संज्ञेय है और असंज्ञेय है। और इसमें ऐसे कई अपराध हैं जिसमें सजा की मात्रा कम है फिर भी वह अपराध अजमानतीय और संज्ञेय है, और कई ऐसे अपराध हैं जिसमें सजा तो ज़्यादा होती है लेकिन वह अपराध जमानतीय है और असंज्ञेय है। जैसे कि धारा 494 में 7 वर्ष की सजा हो सकती है फिर भी वह अपराध जमानतीय है और असंज्ञेय है। और धारा 498A में 3 वर्ष की ही सजा है लेकिन फिर भी वह संज्ञेय अपराध होता है और अजमानतीय अपराध उसे माना गया है। वास्तव में कौन सा अपराध जमानतीय होगा, कौन सा अपराध अजमानतीय होगा, यह उस कानून में दिया होता है जिस कानून के तहत वह कार्य अपराध घोषित किया गया होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 32 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि घरेलू हिंसा कानून के धारा 31 में जो अपराध होते हैं वे संज्ञेय होते हैं और अजमानतीय होते हैं। धारा 31 में 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 20,000 रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कानून में 1 वर्ष की ही सजा है फिर भी इस अपराध को इसी कानून में अजमानतीय और संज्ञेय बताया गया है। किसी कानून में अपराधों का वर्गीकरण जो जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध के रूप में किया जाता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जमानतीय अपराधों में जमानत निश्चित रूप से हो जाएगी और अजमानतीय अपराधों में जमानत होगा ही नहीं, बल्कि यह वर्गीकरण निर्णय लेने की सुविधा के लिए किया जाता है कि जब जमानत के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना हो तो इस पर विचार किया जा सके
कि क्या यह अपराध जमानतीय है या अजमानतीय है। जमानतीय अपराध में यदि अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार मिल जाता है और वह जमानत पर छोड़ दिया जाता है। और यदि अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो यह न्यायालय के विवेक पर होता है कि उसके जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करे या ना करे। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इसी संदर्भ में कहा था कि जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो इस प्रकार से हम जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध को समझ सकते हैं।